वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों पार्ट 1 में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x square minus x minus 2 is 0 have real roots, if yes then find the roots। तो अगर इनके रियल रूट्स हैं तो आपने वो रूट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके रियल रूट्स हैं कि नहीं है। तो हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ax square bx प्लस c इज 0, ठीक है। तो इस नंबर को कंपेयर करोगे तो हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर है यहाँ पे, ये भी x स्क्वायर है, तो a की जगह पर क्या आ गया 6, ठीक है। b की जगह पर देखो तो b की जगह पर कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स की -1, ठीक है। और c की जगह पर क्या आ जाएगा -2। तो अब हमें जो है वो d का फॉर्मूला पता है। d हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, b स्क्वायर -4ac, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास है 6 और c है हमारे पास -2। इन्हें सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 2 12 एंड 12 4 48, तो प्लस का 48 हो गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 49। यानी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो बड़ा है 0 से, ठीक है। अगर 0 से बड़ा हो डिस्क्रिमिनेंट या 0 के इक्वल हो तो उनके रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि इसके रियल रूट्स हैं। अब कौन कौन से हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो है हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो नंबर हमें दिया गया है वो है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब जो है इसको हमें जो है स्प्लिट करना है। तो 6x स्क्वायर और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -12x स्क्वायर। अब इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर -x आ जाए, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पर 4 3 12 होता है, तो हम -4x ले लेते हैं और -3x। जब इन्हें हम जो है वो माइनस करेंगे, -3x नहीं +3x लेंगे तभी -x बनेगा, है ना। कि बड़े के आगे माइनस का अगर साइन होगा तो ये -x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर -12x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे -x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लिखते हैं 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, हमारे पास 2x कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x -2, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3x -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। अब ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो सही जा रहा है। 3x -2 और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x + 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आपने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिखना है 2x + 1 इज 0, फिर 2x इज +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था 3x -2, तो यहाँ पर लिखते हैं 3x -2 इज 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो दो रूट्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, पहला है -1/2 और दूसरा है 2/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली चॉइस दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो अपने पॉजिटिव जो है इंटीजर्स जो है, कॉन्जिक्यूटिव होता है कि लगातार, ठीक है। तो दो लगातार आने वाले जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो पता करने हैं आपने, जिनका जो सम है, ठीक है, उनका स्क्वायर जो है करें तो वो 365 आए। तो हम पहला इंटीजर जो है मान के चलते हैं कि x है, तो क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर 3 है तो 3 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वैसे ही x का अगला नंबर क्या हो जाएगा x + 1, है ना।
क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 3 + 1 किया तभी तो 4 बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है हमें कि इनका जो स्क्वायर है उनका सम 365 बनेगा, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर दिया, इनका सम जो है वो क्या है 365। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, यानी कि 2 को आपने मल्टीप्लाई किया x से और फिर 1 से, जो कि इक्वल हो जाएगा 365 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है। ठीक है, 2x और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 365। ठीक है, इसके बाद देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x यहीं पर रहने देते हैं 365, और यहाँ पे जो 1 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके ये क्या हो जाएगा 364। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास नंबर बच गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज 364। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 364 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये 182 आ गया। अब इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास जो नंबर है वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, x इज इक्वल टू 182, तो एक्स स्क्वायर प्लस में x 182 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 182 इज 0। ठीक है, अब इनको जो है वो मतलब जैसे मैंने यहाँ पर किया करके दिखाया था ना आपको, वैसे ही करना है हमने, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 182 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अब इस नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास x आ जाए। ठीक है, तो हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं, तो 14x और 13x। ठीक है, हमें x प्लस का चाहिए तो 13x माइनस का कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इनको जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इज 0। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकाल दो और फिर इसमें से कॉमन निकाल दो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस में 14, और इस साइड से क्या कॉमन निकल सकता है माइनस का 13, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x प्लस में 14, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस 13 का और दूसरा बन जाएगा x प्लस 14 का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे x माइनस 13 इज 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 13, और इसी तरीके से x प्लस 14 इज 0, जब प्लस 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो क्या माइनस 14 पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है, तो हम जो है वो क्या लेंगे 13 लेंगे जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, x प्लस 1 था ना, तो 13 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 14। यानी जो दो नंबर है हमारे पास वो कौन कौन से हैं 13 एंड 14, और इन दोनों का ही जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर जो है स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो 365 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो पहले 15 टर्म्स जो है AP के उनका सम फाइंड आउट करना है। अगर हमें फिफ्थ टर्म दिया गया है 17 है और 9th टर्म दिया गया है 33 है रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे फिफ्थ इन्होंने पहले लिखा है तो पहला नंबर फिफ्थ वाला है, 9th टर्म्स है तो दूसरा नंबर 9th वाला है। ठीक, हमें पता है कि जो A5 है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है A1, उसमें हमने 4D जो है वो प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये हमें इन्होंने दिया है 17 है, जो फिफ्थ टर्म है वो 17 है। इसी तरीके से A9 यानी जो 9th टर्म है वो क्या हो जाएगा A1 प्लस में 8D, जो भी टर्म हमें दिया गया ना उससे एक कम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना दिया गया है हमें 33। अब हमने क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमें डी जो है वो फाइंड आउट हो जाए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a1 प्लस में 4d है इज इक्वल टू 33, और जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो क्या है, a1 प्लस में 8d इज इक्वल टू ये 33 और ये 17 है ना। a1 प्लस में 4d जो है वो 17 के इक्वल है, तो यहाँ पे 17 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे माइनस कर देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में से 4 माइनस करोगे, बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि प्लस करें कि माइनस करें, तो ना जब कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करना, प्लस का 8 है 8 लिख दिया, प्लस का 4 है 4 लिख दिया, जो भी साइन यहाँ पे आ रहा है वो आपने सेंटर में लिख देना है। तो माइनस हो रहा है, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4d, और 33 में से 17 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो d को यहीं पे रहने दो, 16 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 सा 16 होता है, यानी कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो हम a फाइंड आउट कर लेते हैं, a1 यानी कि पहला टर्म जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो किसी भी एक जो है चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या दिया गया है, a1 प्लस में 4d इज इक्वल टू 17, तो यहां पर लिखते हैं a1 प्लस में 4d, d की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 17, तो a1 प्लस में 16 इज 17, a1 इज इक्वल टू 17 प्लस का 16 है उधर जाके माइनस 16 हो जाएगा, यानी जो a1 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ इसको भी, जो हमारे पास a1 है उसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें d पता चल गया, a पता चल गया, सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है। nth टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करना था, है ना, उसका टोटल, तो यहाँ पे S15 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 2, 2a हमारे पास क्या था 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद n हमारे पास क्या है 15, 15 माइनस 1, 15 कैसे आया, 15 टर्म्स का इन्होंने बोला है क्योंकि, और डिफरेंस जो है वो क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख दो 15 अपॉन 2, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, 15 में से 1 माइनस करोगे 14 हो जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 56 आ गया, 56 प्लस 2 कितना हो जाता है 58, और यहाँ पे है हमारे पास 15 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई का साइन डाल दोगे, कटिंग करो तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, अब 29 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 435, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 4, ठीक है, एंड 2 5 into 2:3। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस तरीके से, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A जो है वो हमारे पास है -3 and 4, और जो B है वो है हमारे पास 2 and 5। तो P हमारे पास जो है एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर बेसिकली एक पॉइंट है यहाँ पर जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है उसको हम मान के चलेंगे XY, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है M1, ये हो जाता है M2, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर अब वैल्यू जो है वो पुट करनी है, ये हमारे पास हो जाएगा X1, ये Y1, ये हो जाएगा X2 एंड ये Y2। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, P पॉइंट्स के जो है वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो x जो है वो हमारे पास उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक है, और m1 प्लस में m2, और इसी तरीके से y के लिए जो है वो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1, और इसमें m1 प्लस में m2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो m1 हमारे पास क्या है 2 है,
x2 क्या है 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, m2 कितना है 3 है, और x1 कितना है, x1 जो है उसकी वैल्यू डाल देनी है हमने, जो कि हमारे पास -3, ठीक है। इसके बाद m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2s are 4 प्लस माइनस -3 3s are 9, 2 प्लस 3 हो जाता है 5, ठीक है। तो 4 में से 9 जो है वो माइनस करना है, तो बड़े क्या है माइनस का साइन है, तो -5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, कटिंग करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास -1 आ गया x की वैल्यू। y जो है वो देखते हैं, तो m1 है हमारे पास 2 और y2 है 5, ठीक है, प्लस में m2 है हमारे पास 3 और y1 क्या है 4 है, ठीक है। इसके बाद m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो 5 2s are 10 और 4 3s are 12, 2 प्लस 3 हो जाता है 5, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 22 और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो हमारे पास जो P पॉइंट था वो x और y होता है, पहले x फिर y, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, तो x है हमारे पास -1 और y है हमारे पास 22/5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में चॉइस थी आपको, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3/4 3 और 4 एंड 2 3, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास P पॉइंट है वो क्या है 3 4, जो हमारे पास Q पॉइंट है वो है 2 3, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है यानी जो पॉइंट हमें चाहिए है, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हम उसको मान के चलते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारे पास है A एंड 0, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो मिक्स मत कर देना। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, लिखा हुआ है ना इक्वी डिस्टेंस है, तो जो हमारे पास जो PR है वो QR के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से लाइन दिया गया है, ये P है और ये हमारे पास Q है, इसके बीचों बीच एक कोई पॉइंट है R जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है PR जो है वो QR के इक्वल है। अब क्या करना है बेटा हमने यहाँ पर कि इन दोनों को जो है वो हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने क्या करना है यहाँ पर कि PR जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x2 है उसमें से x1 माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी जो है वो फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो या तो आप तो जो है वो स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लो, तो जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पर भी रूट है यहाँ पर भी रूट है, वो वैसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैंने रूट जो है वो कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पर देखो जो PR है, ठीक है, इसके लिए मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, तो P और R को देखना है मैंने, अभी Q को नहीं देखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो x2 है मेरे हमारे पास A, ठीक है, A माइनस में जो x1 है यानी ये x1 है, ठीक है, तो A माइनस 3 उसका स्क्वायर, प्लस में y2, तो y2 क्या है 0, ठीक है, और ये y1 है, तो y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस में 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये A माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, प्लस में 2AB, तो 2A और B क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा -0 माइनस 4 जो है वो -4 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर वहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये है हमारे पास A का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 6A हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 16 को प्लस कर देना है आपने, तो 9 16 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 25। अब इस साइड वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अब आपने QR देखना है यानी कि Q और R देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, अब हमारे पास P वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो x2 है तो वो क्या है A है, A माइनस में x1 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस में y2 है 0 माइनस में y1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस में 2AB
यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत कर दिया है ना, तो यहाँ पे माइनस का आना था, -2ab था ना, तो यहाँ पे माइनस आना था, तो यहाँ पे माइनस का 6 से हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इरेज करके फिर मैं वो कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो 2a और b क्या है मेरे पास 2। ठीक है, 0 - 3 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 2 2 4 4a माइनस का 4a, 9 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो प्लस का 13 हो गया। अब देखो ये भी a स्क्वायर प्लस का है, ये भी a स्क्वायर प्लस का है। ठीक है, तो हमारे पास जो है जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस का 6a है, यहाँ -4a है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4a, इधर 13 है, उधर 25 माइनस हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2a और यहाँ पे 13 में से 25 या 25 में से 13 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, बड़े क्या के माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a = 12, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो जो हमारे पास जो r पॉइंट था है ना, वो क्या था a and 0, यहाँ पे हमें a की वैल्यू जो है वो 6 पता चल गई है और 0 की जगह पर 0 आ जाएगा, तो ये जो r है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था, जो कि यहाँ पर मतलब कि वो पॉइंट है जो कि p q और q r को इक्वल डिस्टेंस पे काट रहा है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इसके इक्वल डिस्टेंस पे है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूफ करना है कि जो cos a है अपॉन में 1 + sin a है। ठीक है, वो प्लस हो रहा है 1 + sin a अपॉन cos a से, जो कि इक्वल होगा 2 sec a के। तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले cos a। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में sin a प्लस में 1 + sin a और यहाँ पे आ जाएगा cos a। बस डिनोमिनेटर है ना, उसका एलसीएम ले लेते हैं तो इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + sin a। ठीक है, और cos a। अब देखो बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है cos a और ये cos a से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे cos a। ठीक है, 1 + sin a है हमारे पास इस साइड और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है 1 + sin a से, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो cos 2 बारी हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बारी है, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं 1 + sin a और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा 1 + sin a एंड cos a। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पर देखो कि ये 1 प्लस जो sin a स्क्वायर है तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं cos स्क्वायर a प्लस में a का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस में b का स्क्वायर जो कि हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर a। ठीक है, प्लस में 2ab, तो 2a हमारे पास 1 है, 2 1 = 2 और b तो 2 sin a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 sin a। देखो क्या होता है 2ab, तो मैंने क्या किया 2a मेरे पास क्या है 1 और b क्या है sin a, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने क्या लिख दिया 2 sin a। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर लिख दोगे 1 + sin a और यहाँ पर आ जाएगा cos a। इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर देखो जो cos स्क्वायर a है और sin स्क्वायर a है इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं cos स्क्वायर a प्लस में sin स्क्वायर a, तो बच क्या गया 1 + 2 sin a। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस में 2 sin a और जो है ये डिवाइड किससे हो रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है 1 + sin a और cos a से। अब हमें पता है बेटा कि जो cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, cos स्क्वायर a प्लस में sin
स्क्वायर ए जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब इनको रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह पर लिख देते हैं 1। ठीक है, तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस में 2 साइन ए, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है अगेन वो तो सारा नंबर लिख लोगे आप, है ना। तो 1 प्लस में साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। इसके बाद क्या करोगे, 1 प्लस 1 हो जाता है 2, यहाँ पे 2 साइन ए आ गया, और उसके बाद यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर जो है वो सेम लिख लोगे, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाएगा, 1 प्लस में साइन ए प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया 2 कॉस ए। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए, बस मैंने कॉस ए को अलग कर दिया है। ठीक है, तो जो 1 अपॉन कॉस ए होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक ए के। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई सेक ए हो गया, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो सेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो एक टीवी टावर है जो मतलब कि कैनाल है उसके बैंक पे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ये गलती लिखा है। अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो टावर की हाइट जो है वो पता करनी है आपने, और कैनाल की विड्थ यानी कि चौड़ाई पता करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो ए बी है वो हमारे पास टावर है, तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो क्या है, ए बी। ठीक है, जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो क्या है, बीसी। तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो टावर है, हाइट ऑफ टावर वो है ए बी, और विड्थ ऑफ कैनाल जो है, विड्थ ऑफ कैनाल वो है हमारे पास बीसी। तो एंगल ए सी बी जो है वो इन्होंने हमें दिया है 60 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल ए डी बी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ए डी बी 30 डिग्री का है। ठीक है, और जो डीसी है वो हमें क्या दिया गया है, 20 मीटर। तो अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कि जो ए बी है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि जो टावर है उसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो टावर है वो वर्टिकली जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, मतलब उस पर सीधा खड़ा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएगा। ठीक है, यानी कि जो एंगल ए बी सी है और एंगल ए बी डी है, दोनों ही जो है वो हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ACB। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे पास tan C है। ठीक है, जो tan C है वो, तो C की तरफ से देखो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, AB है। tan C का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में B। तो परपेंडिकुलर C की तरफ से जो सामने जो सामने लाइन है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारे पास, BC। ठीक है, तो tan C, तो यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लिखोगे यहाँ पर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, AB अपॉन में BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा AB अपॉन में BC। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा √3 BC इज इक्वल टू AB। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जो कि है हमारे पास ADB। ठीक है, तो यहां पर करते हैं इन राइट ट्राइंगल
ADB, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब क्योंकि D साइड है तो हम tan D ले लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, अगेन P अपॉन B होगा। तो D कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P हमारे पास क्या है, इसके सामने वाली लाइन यानी कि AB, और बेस जो है वो क्या है, वो हो जाएगा BD, ठीक है। तो tan 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 1√3, यहां पर लिखते हैं AB और यहां पर लिखते हैं BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो √3 AB इज इक्वल टू BD, पर हमें तो AB अलग से फाइंड आउट करना है तो हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू BD, और √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही AB की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो √3 BC है वो इक्वल है BD अपॉन में √3 के, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3BC इज इक्वल टू 1 को BD से मल्टीप्लाई किया तो BD हो जाएगा, ठीक है। अब जो BD है वो क्या क्या चीजें मिलकर बन रहा है BD, तो इसमें हम CD भी मिक्स कर रहे हैं और BC है ना, तो यहाँ पर हम जो है वो लिख देते हैं BC प्लस में CD, ये इक्वल हो रहा है किसके 3BC के, ठीक है। अब हमें CD की वैल्यू जो है वो दी गई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC, CD जो है वो हमें 20 दिया गया है और यहाँ पे है हमारे पास 3BC। अब ये भी BC है ये भी BC है, दोनों को जो है ये जो BC प्लस का हो रहा है उधर जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 20। 3BC में से एक BC माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2BC हो जाएगा इज इक्वल टू 20। तो BC जो है वो क्या हो जाएगा 20, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो 10 आ जाएगा। तो जो 10 मीटर है यानी जो BC है वो क्या था विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि जो विड्थ ऑफ द कैनाल है, विड्थ ऑफ कैनाल है वो क्या है 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो अगर ये हमें पता चल गया, अब हमारे पास है जो AB है वो √3 BC है, यानी जो हाइट ऑफ द टावर है जो कि हमारे पास AB है वो √3 BC है। BC की वैल्यू कितनी है 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10 √3 मीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ टावर है वो हमारे पास कितनी हो गई 10 √3 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, गलत स्पेलिंग लिखी है, रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एक सर्कल है, ठीक है, उससे जो है इस तरीके से उसका रेडियस जो है वो हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये जो आर्क है ना इसका लेंथ आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा ये कितना सेक्टर जो है वो बना रहा है, यानी कि ये सारा एरिया कितना है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, तो आर्क जो है इसको नाम दे देते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये है A, O, B एंड ये वाला पॉइंट कर देते हैं P, ठीक है। तो वो है APB, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो APB है, ये है लेंथ ऑफ द आर्क, तो APB जो कि किसके इक्वल होता है थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा यानी कि जो डिग्री यहाँ पे दी हुई है, तो एंगल कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का, 360 से इसे डिवाइड करोगे 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस हमें दिया गया है 21, ठीक है। कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36 हो जाएगा, फिर कैंसिल कर दो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो आर्क है उसकी लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पार्ट देखो, जो एरिया है वो निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया
ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर क्या क्या है, OAPB, ठीक है, OAPB। तो ये सारा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, थीटा 360 डिग्री और फॉर्मूला के मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 से जो है वो ये डिवाइड हो जाएगा, पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमें दिया गया है 21, स्क्वायर है तो दो बारी लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, फिर 2 11 जा हो जाएगा, फिर 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, तो 21 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। तो 2 सॉलिड से बने हैं, क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है ना। तो एक जो है हमारे पास जो है वो क्यूब दिया गया है और दूसरा जो है वो हेमिस्फीयर यानी कि आधा जो है वो स्फीयर दिया गया है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। तो बेस जो है क्यूब का, उसमें जो एज है वो 5 सेंटीमीटर का है और इसके ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर जो है वो फिक्स किया गया है जिसका डायामीटर जो है, ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, ठीक है, जो कह सकते हैं जो डायामीटर है बेसिकली इसका वो 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया जो ब्लॉक का है वो आपने पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया है ब्लॉक का, उसमें हम जो टोटल सरफेस एरिया क्यूब है उसको प्लस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है ना, तो यहाँ पे जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें से माइनस क्या करेंगे, नीचे का पोर्शन जो है वो खाली है, ठीक है, हेमिस्फीयर जो है उसका ये पोर्शन जो है उसमें कुछ बेस नहीं ना होता, तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो साइड जो है वो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का है वो कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हो जाता है हमारे पास 6 और उसको मल्टीप्लाई करना है साइड स्क्वायर से, ठीक है। तो 6 हो जाएगा और जो साइड है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई कर दो 5 6 जा 30, 3 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12, 13 14 50, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद जो है अब हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी ये जो कर्व्ड बना हुआ है, ठीक है, हेमिस्फीयर का, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो कितना हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, जो रेडियस होता है वो इसका आधा हो जाएगा, तो 4.2 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2.1, तो ये 2.1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.1, तो मैं 21 लिख देती हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। दो बारी करना है ऐसा, कर दिया। अब इसको देखो कटिंग कर सकते हैं, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, फिर 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया यानी जो ये जो पार्ट दिखाया आपको उसको फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि मैं उसको माइनस कर सकूं, ठीक है। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं, आर हमारे पास कितना है 2.1 है, तो 21/10 कर देते हैं, 21/10, कटिंग कर दो, 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया है अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो कि हमारे पास है 150,
उसमें हमें प्लस करना है जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, जो कि है हमारे पास 27.72, उसमें से माइनस करना है 13.86, ठीक है। और ये सभी आंसर जो है वो किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखो जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर देते हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 177.72, उसमें से आपने 13.86 माइनस करना है, ठीक है। तो 6 + 6 12 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद जो है ये 6 बन जाएगा, कैरी रहेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 हो गया, 6 में से 3 माइनस किया तो 3 हो गया, फिर 17 है ये, ठीक है। 17 में से 1 माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो चॉइस दी गई थी, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो 1.5 मार्क्स का है, फिर सेकंड भी 1.5 मार्क्स का है, और थर्ड जो है वो 1 मार्क का है। तो देखो यहाँ पर आपको जो है वो क्या पूछा गया है कि पिंकीज क्लास टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट अबाउट द बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग फ्रूट जूस इन द मॉर्निंग। तो पिंकी के क्लास टीचर ने जो है वो बताया कि सुबह के टाइम पे फ्रूट जूस पीने के फायदे के बारे में बताया। तो पिंकी जो है वो अपने ब्रदर विपिन के साथ जो है वो जूस स्टॉल पे गई, और स्टॉल पे उन्होंने देखा कि 2 अलग अलग तरीके के ग्लासेस हैं कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो जो इनर डायमीटर है हर ग्लास का, ठीक है, जो इनर डायमीटर है हर ग्लास का वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ द ग्लास है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पिंकी ड्रैंक द होल जूस फ्रॉम ग्लास ए। तो ये जो ग्लास ए है वो पिंकी का ग्लास था, और जो ग्लास बी है वो विपिन का ग्लास था, ठीक है। और इसमें ना एक हेमिस्फीयर है जो कि इस तरीके का दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, जूस जो है वो सिर्फ यहीं तक भरा जाएगा, इस साइड तो नहीं भरा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो पिंकी है उसने कितना जूस पिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर है हमारे पास, जो डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द ग्लास जो है वो हमें कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि ग्लास जो है वो सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं सॉल्व से, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 22/7 r²। रेडियस कितना है हमारे पास 2.1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 21/10, है ना, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया, फिर 21/10, और यहाँ पे जो हाइट है हमारे पास वो कितना है 10 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 होता है, ठीक है। अब जो है, और अगर कोई कटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 हो जाएगा। 66 को 21 से मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगा देते हैं एक डिजिट के बाद, तो 66 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1386, यानी कि 1386। अब एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्लास ए, ठीक है। तो ग्लास ए का वॉल्यूम हमें पता चल गया। अब इसके बाद बेटा ग्लास बी जो है उसका वॉल्यूम पता करते हैं। तो ग्लास बी जो है उसमें देखो यहाँ पे क्या किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा πr²h। ग्लास बी है ना, सिलेंडर शेप में है, तो उसका वॉल्यूम ले लिया हमने। इसमें माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, ठीक है, क्योंकि उसमें तो जूस भरा नहीं जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो क्या होता है 2/3 πr³, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो πr²h जो है वो, क्योंकि हमने दोनों ग्लास जो है वो सेम ही मेजरमेंट के थे, ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे, या तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने सॉल्व किया हुआ तो मैं वहां से डिजिट एज इट इज उठा रही हूँ। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, और रेडियस है हमारे पास 2.1, तो यहाँ पे जो है वो आप 2.1 को 21/10, 21/10 और 21/10 तीन बार लिखोगे, ठीक है, क्योंकि r का क्यूब है। कटिंग कर देते हैं, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 138.6 माइनस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, ठीक है।
और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा 441, 3 जीरो है नीचे, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा और आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप ये नंबर लिख लो 138.6, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 19.404। ठीक है, माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 119.196 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मच जूस डिड पिंकी ड्रिंक इन टोटल। तो पिंकी ने कितना जूस पिया था टोटल 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद देखो विपिन ने टोटल जूस कितना पिया, तो यहाँ पर लिखोगे 119.196 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हु ड्रैंक द लीस्ट अमाउंट ऑफ जूस एंड हाउ मच। तो ग्लास देखने से ही पता चल रहा है किसने कम जूस पिया, विपिन ने, है ना। विपिन ने कितना कम पिया, तो माइनस करके आप इसका आंसर पता करोगे। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है, वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 138.6, उसमें से आपने माइनस कर देना है 119.196। यहाँ पे 0 0 लगा दोगे, इसे माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा, है ना। 10 में से 6 माइनस किया तो 4 हो गया, ये 9 हो जाएगा, 9 - 9 0, ये 5 5 - 1 जो है वो हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे जो है वो 18 में से 9 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा, 12 में से 11 माइनस किया तो 1 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 19.404। ठीक है, 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने का डिफरेंस आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं और सभी क्वेश्चन में आपको जो है वो इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है वो है फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन f5x + 8y is 9 and 2x + 3y is 4 has a unique solution or not। तो इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है वो आपने पता करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 जो होता है वो नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू क्या है 5 और जो हमारे पास a2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 2। और यहाँ पर देखो जो b1 है वो क्या है 8 और b2 जो है वो क्या है 3। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि a1 जो है वो हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, जो b1 है हमारे पास वो क्या है 8 है और जो c1 है वो क्या है 9 है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को देखो, a2 हमारे पास क्या है 2 है, जो b2 है वो क्या है 3 है और c2 क्या है 4 है। ठीक है, तो अब वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, हम जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको जो है हम क्योंकि इक्वल बनाना चाह रहे हैं, इन दोनों में से या तो x इक्वल हो जाए या y इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो कोई है नहीं नंबर कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल बना ले। तो मैं क्या कर रही हूँ, y को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 3 है तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि y जो है वो दोनों की इक्वल हो जाए और वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 8। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। मैं y को इक्वल करना चाह रही हूँ, अगर आप x को इक्वल करना चाह रहे हैं तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 5 से इसको कर दो। ठीक है, तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे है हमारे पास 3, जो 5x + 8y है हमारे पास पहला इक्वेशन, 5x + 8y, दूसरी साइड क्या है 9 और इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5 3 15, 15x प्लस में 8 3 कितना हो जाएगा 24, 24y इज इक्वल टू 3 9 27। ये हमारे पास हो गई अब इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद देखो 8 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन का 2x + 3y इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 2 16, 16x प्लस में 8 3 24, 24y इज इक्वल टू 8 4 32।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों y हमारे पास इक्वल हो गए, इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं इनको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 3 और 4 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 16x प्लस में 24y इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे हमारे पास 15x, ठीक है, प्लस में 24y इज इक्वल टू 27। तो देखो अगर मैं प्लस करूंगी ना तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से 15 माइनस किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, x। ठीक है, और यहाँ पे 32 में से 27 माइनस करूंगी तो क्या बच जाएगा, 5। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसको मैं किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास इक्वेशन 2 में जो है इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x की वैल्यू क्या है, 5 प्लस में 3y इज 4। तो यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3y है इज 4, तो 3y इज 4 प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3y, 10 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 5 आई है, और जो y है वो हमारे पास -2 आया है। अगला क्वेश्चन देखो, in a city includes a fixed fare and a fixed distance fare। तो एक फिक्स्ड फेयर है टैक्सी फेयर का, ठीक है, और उसमें फिक्स्ड डिस्टेंस फेयर भी है। The fare for a distance of 10 किलोमीटर is ₹105। तो 10 किलोमीटर तक का अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो 105 लगेगा, और उसके बाद जो है एंड फॉर 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए 155 लगेगा। व्हाट इज द फिक्स्ड फेयर, तो फिक्स्ड फेयर इसमें से क्या है, एंड द फेयर पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज किया जा रहा है वो आपने बताना है। हाउ मच विल अ पर्सन हैव टू पे टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे कितना पे करना है वो भी आपने बताना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं जो फिक्स्ड चार्ज है या फिक्स्ड फेयर है, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज है वो ₹x है। ठीक है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो हमारे पास ₹y है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बताया है हमें कि 10 किलोमीटर के लिए फॉर 10 किलोमीटर कितना पे किया है, ₹105, और 15 किलोमीटर के लिए जो है वो कितना पे किया है उन्होंने, 155। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या कुछ फिक्स्ड चार्जेस लगे होंगे, यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस में 10 किलोमीटर पर्सन ने ट्रेवल किया है तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, चार्ज पर किलोमीटर से। ठीक है, जो कि पर किलोमीटर का उसका चार्ज होगा उसको उसने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके उसने टोटल ₹105 जो है वो पे किया है। तो फिक्स्ड चार्ज हमारे पास x है, उसमें 10 चार्ज पर किलोमीटर क्या था, y, तो 10y हो गया जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 105 के। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद देखो क्या किया गया है यहाँ पर कि और हमें दूसरे तरीके से बताया गया है या दूसरा स्टेटमेंट बताया गया है कि 15 किलोमीटर, अब अगेन 15 किलोमीटर के लिए भी हमें कुछ फिक्स्ड चार्जेस पे किए होंगे जो कि x है। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर के लिए 15 से मल्टीप्लाई करोगे चार्ज पर किलोमीटर को जो कि 15y हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, कितना पे किया उसमें, 155। तो 155 हो गया, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो है हमारे सामने है। तो फ्रॉम 1, तो 1 से जो है हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 105, 10y यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जो है x की वैल्यू अब हमें पता चल गई है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर रही हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 2 में क्या है, x है हमारे पास, x की जगह पर अब मैं लिख रही हूँ 105 माइनस में 10y। ठीक है,
फिर यहाँ पे प्लस का 15y है, ये दोनों x को रिप्लेस करके आया है, ठीक है। बाकी का सारा जो इक्वेशन 2 है वही लिखूंगी मैं, 155। अब यहाँ पे देखो 105 है और यहाँ पे -10y प्लस 15y है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो -10y प्लस 15y माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो 5y प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे है 155, 105 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 155 में से 105 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। y 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग कर दोगे, 5 10 50, तो y जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास चार्जेस है पर किलोमीटर, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 10 रुपीज। इसके बाद अब हम x जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इक्वेशन 3 में ही इसकी वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation 3rd। तो x is equal to 105 माइनस में 10, y की वैल्यू लिख रही हूं मैं यहाँ पे 10, तो ये 105 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाता है, 100। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 रुपीज, ठीक है। यानी फिक्स्ड चार्ज है वो क्या है, 5 रुपीज है। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए कुछ फिक्स्ड चार्जेस लगेंगे, है ना। तो फॉर 25 किलोमीटर फिक्स्ड चार्जेस पे करने हैं, उसमें फिक्स्ड चार्जेस, उसमें प्लस करोगे क्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 25, तो 25 मल्टीप्लाई क्या प्लस करोगे, मल्टीप्लाई क्या करोगे, चार्जेस पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है इसको टोटल जो है वो कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो फिक्स्ड चार्जेस जो है वो कितना था, 5 जो कि x था हमारे पास, इसके बाद 25 और चार्जेस पर किलोमीटर जो कि y था और y की वैल्यू क्या है, 10। तो वो करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 255, यानी कि 255 रुपीज का उसको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये है A, B and C, तो कोई एक लाइन जो है वो पैरेलल जो है वो ड्रॉ की जाती है, तो हमें बताना है कि ये जो है वो सेम प्रोपोर्शन में उसे डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है। इसमें जो है सबसे पहले आपने जो है वो गिवन लिखना है, ठीक है। तो गिवन जो है वो क्या दिया गया है हमें यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC है, ठीक है, जहां पर ये हमारे पास D है और ये E है, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC गिवन है जहां पर DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि जो AD अपॉन में DB है, ठीक है, AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पर जो है वो BE को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर CD को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AC पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इसी तरीके से AB पर जो है वो EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर प्रूफ करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हम ट्राइंगल ले रहे हैं, एरिया निकालना है हमने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। ADE का जो है वो हम एरिया लिया है हमने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर बेस जो है वो हमें क्या दिया गया है, तो हम AD ले लेंगे, ठीक है। और जो हाइट है तो AD के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, EN है, तो वो हमारे पास जो है वो इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, BDE। तो फॉर्मूला अगेन सेम हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ, बेस जो है वो हमारे पास क्या है, तो BD जो है वो बेस है, ठीक है। और जो हाइट है
तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इसके ऊपर AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वही इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये EN हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इन्हें डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EN, और यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो AD अपॉन में BD हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, आप मान लो रोमन नंबर में लिख देती हूँ, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, अब हम दूसरी साइड से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इस बारी क्या है हमारे पास, AE है। ठीक है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, DM, तो वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे AE मल्टीप्लाई DM, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इस साइड से आपने निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, DEC। तो फॉर्मूला अगेन लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है हमारे पास, EC। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो EC लिख दो, और उसके बाद जो हाइट है इसकी, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो बन रहा है, जो कि है DM, वो लिख दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन्हें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड 3 and 4। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, रोमन नंबर में लिख लेते हैं इसे 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमने, कि हमने जो है देखा कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। ठीक है, अब क्यों इक्वल है वो भी जान लो। देखो हमने देखा है कि जो ट्राइंगल BDE है ना, जो BDE है और जो DEC है, वो सेम बेस DE पर बने हुए हैं दोनों ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो है, मतलब कि जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे तो उनका एरिया जो है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो BDE है ना, उसका एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, DEC के। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और BDE है, वो क्या है, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD है। ठीक है, और यहाँ पर जो ADE है और DEC है वो क्या है, AE अपॉन में EC है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। देखो AD अपॉन में BD या DB, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको DB भी लिख सकते थे, यही प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, हमें एक डायग्राम जो है वो दिया गया है। ठीक है, और आपने जो है वो यहाँ पर EC जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो EC है वो फाइंड आउट करना है। एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि जो DE है और BC है वो जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो पहला वाला पार्ट था वो 4 मार्क्स का है और दूसरा वाला 2 मार्क्स का है। तो देखो यहाँ पर जो है हमें सारे पार्ट्स जो है वो दिए गए हैं। तो अब हमने जैसे अभी थ्योरम किया था तो हमने देखा ये दोनों जो है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, यानी कि AD अपॉन में DB जो है वो इक्वल है AE अपॉन में EC के। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू है 1.5, DB जो है वो हमें दिया गया है 3, AE जो है वो हमें दिया गया है 1 और EC जो है वो क्या है, x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 3
x इज इक्वल टू 3, 1.5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई ऊपर 10 कर दूंगी क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 3 5 15 और 5 2 10, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको दो जो है वो थ्योरम पूछी गई है। ठीक है, एक 4 मार्क्स का है और दूसरा जो है वो 2 मार्क्स का है। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला थ्योरम है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये एक सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है हमारे पास, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, तो यहाँ से जो दो टेंजेंट जो है जो ड्रॉ की जाती है, वो कहते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए यानी कि जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, टू प्रूफ कि ये हमारे पास PQ है और ये PR है। तो प्रूफ करना है हमने कि जो PQ है और जो PR है वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ये हमारे पास O जो कि सेंटर है वो है, इसको इससे मिला देते हैं, OQ और OR को मिला देते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है वो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो PQ है वो टेंजेंट है, PQ इज अ टेंजेंट, है ना। तो जो OQ है, ठीक है, जो O और Q है वो परपेंडिकुलर है, जो OQ है वो परपेंडिकुलर है PQ पर, है ना। तो परपेंडिकुलर है, क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि एंगल OQP जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जो ट्राइंगल OQP है, ट्राइंगल OQP है वो एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इज अ राइट ट्राइंगल। सिमिलर वे में हम देखते हैं कि जो PR है वो भी क्या है, एक टेंजेंट है, PR इज अ टेंजेंट। तो PR टेंजेंट है, तो जो PR है और OR है, जो OR है वो परपेंडिकुलर है PR पर। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, यहां पर भी सेम रीजन लिख लेना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी जो मतलब कि टेंजेंट होता है वो जो मतलब कि रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो टच करेंगे वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यानी कि अब हमारे पास जो एंगल ORP है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ORP इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे ना हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ट्राइंगल जो है बन गए, तो एक OQP होना है जो कि एक राइट ट्राइंगल है। इसी तरीके से ट्राइंगल जो दूसरा बन रहा है हमारे पास वो है ORP जो कि 90 डिग्री का है, या ORP जो है वो भी एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इज अ राइट ट्राइंगल। तो अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं फिलहाल OQP। ठीक है, तो OQP ले रहे हैं हम। इसमें जो है हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो OP है यानी जो हाइपोटेन्यूस है हमारा, ठीक है, ये OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है हम PQ को फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो PQ को फाइंड आउट करना है तो OQ को इस साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। इसी तरीके से ट्राइंगल जो है वो हम ORP ले रहे हैं, यहाँ पे OQP लिया था, यहाँ पे ट्राइंगल ORP ले रहे हैं। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस है OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस में OR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस में जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो OR
और ओ क्यू इक्वल है, क्योंकि सेम सर्कल के रेडियस हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ओ आर को ओ क्यू कर देते हैं, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, बोथ आर रेडियस, ठीक है। क्योंकि दोनों रेडियस हैं तो दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि ओपी के स्क्वायर को हमने यहीं पर रहने देते हैं, और जो पी आर है ना, तो यहाँ पे पी आर को इस साइड रहने देते हैं, तो ओ क्यू दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम फ्रॉम 1 and 2 हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर है, यहाँ पे भी OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर जो है वो भी इक्वल हो जाएगा, है ना। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो PQ है वो PR के इक्वल हो जाएगा। तो PQ क्या है, टेंजेंट है, PR क्या है, टेंजेंट है, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो दोनों ही इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाद में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो क्या कहते हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। तो एक सर्कल है, उसका ये डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की गई है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो प्रूफ करना है आपने कि जो दो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो पैरेलल है, ठीक है। यानी कि जो इसको नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास P, ये है A और ये है Q, ठीक है। और इस साइड ये हमारे पास जो है वो सेंटर है जो कि O है, ये R, B और ये S है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब क्योंकि PQ जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, और जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, A है, तो OA जो है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, यानी जो OA है वो परपेंडिकुलर है PQ पर, यानी कि ये जो OAP है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से OAQ जो है वो भी 90 डिग्री का एंगल है। तो आप लिखोगे जो एंगल OAP है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने रीजन क्या लिखना है, टेंजेंट एट any point of circle is perpendicular to the radius through point of contact, ठीक है, कि जहां पर भी कांटेक्ट होगा वहां पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखो अब जो है इसी तरीके से हम अगर RS को लेते हैं, तो जो OB है इस पर, है ना, तो RS लाइन पे जो OB है वो परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल OBS है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। रीजन यहाँ पे क्यों परपेंडिकुलर है, अगेन रीजन जो है वो यही वाला लिख दोगे। इसके बाद जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 हमने देखा कि एंगल OAP जो है वो भी 90 डिग्री का है, एंगल OBS जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल OAP जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल OBS के, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री का है ना, और ये भी 90 डिग्री का है, तो एंगल BAP, ठीक है, वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ABS के। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, BAP, यानी ये वाला एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो फॉर लाइन PQ एंड RS, तो अब PQ और RS की बात हो रही है, दोनों ही लाइंस के लिए AB जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, इन्हें काट रही है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं फॉर लाइन PQ एंड RS एंड ट्रांसवर्सल AB, तो यहां पर BAP है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो पैरेलल है RS की, और यही हमें प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है जो लिटरेसी रेट है 35 सिटीज का वो आपको दिया गया है, आपने मीन लिटरेसी रेट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है एक चार्ट सा बनाओगे आप, ठीक है, टेबल तैयार करोगे इसकी, यहाँ पर लिखोगे लिटरेसी रेट, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ सिटीज, क्लास मार्क जो कि XI से शो होता है, नंबर ऑफ सिटीज जो है वो FI से शो होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो XI, ठीक है, वो फाइंड आउट करोगे। और यहाँ पर देखो तो लिटरेसी रेट जो है वो हमें क्या क्या दिया गया है, 45 to 55, फिर 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 एंड 85 to 95, ठीक है। नंबर ऑफ सिटीज कितने दिए गए हैं, 3, 10, 11, 8 एंड 3। तो यहाँ पे पता करना है, 45 प्लस 55 कर दोगे, ठीक है, जो कि 100 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 50। फिर 55 और 65 को प्लस कर दो, ठीक है, 120 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो 60। इसी तरीके से आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखो बिल्कुल मिड ऑफ द टर्म जो नंबर आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, 70, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो अज्यूम्ड मीन हमने लिया है वो क्या लिया है, 70 लिया है। तो XI में से 70 माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आपने 50 में से 50 पहले लिखोगे, उसमें से 70 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -20। इसी तरीके से 60 में से 70 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -10। 70 में से 70 माइनस किया 0, 80 में से 70 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 10, 90 में से 70 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 20। इसके बाद आपने बेटा UI निकालना है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, XI में से आपने 70 माइनस करना है और उसको आपने जो है वो 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो वो 10 का डिफरेंस है ना, 45 से 55 में 10 का डिफरेंस है, तो उस वजह से हमने यहाँ पर जो है वो 10 लिखा है। अब देखो यहाँ पे जो XI माइनस 70 है वो तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो -20 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा -2। उसके बाद -10 को 10 से डिवाइड करोगे -1, 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0, 10 को 10 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 1, 20 को 10 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 2। अब आपने FI और UI निकालना है, ठीक है, यानी जो FI है और UI है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 2 6, माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10, 11 0 0, 8 1 8 और 3 2 क्या हो जाएगा 6। अब जो FI UI है इसका टोटल कर देते हैं, यानी कि सिग्मा FI UI कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 9 10 11 12 13 14, तो ये प्लस का 14 हो गया, ठीक है, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस में H मल्टीप्लाई सिग्मा FI UI और इसको डिवाइड कर देना है सिग्मा FI से, ठीक है। तो जो एज्यूम्ड मीन हमने लिया है जो कि हमारे पास 70 है और जो H है, ठीक है, यानी जो क्लास इंटरवल है 55 में से 45 माइनस कर दिया तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया, तो बस वैल्यू पुट कर देनी है अब हमने। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, तो A है हमारे पास 70, H है हमारे पास 10, सिग्मा FI UI है माइनस का 2 और सिग्मा FI इनका टोटल जो है वो भी करना है हमने, ठीक है। तो इनका टोटल करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 35 सिटीज का था ये डेटा, तो 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 5 7 35 और 5 2 10, ठीक है। यहाँ पे 70 है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस हो जाएगा -2 2 4, 4/7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको जो है वो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.57 माइनस कर दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 69.43, यानी कि जो मीन लिटरेसी रेट है,
मीन लिटरेसी रेट है वो कितना हो जाएगा 69.43%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास इसी का जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है कि जो आपको डेटा दिया गया है वेट है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो दिए गए हैं, तो उनका अपने मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे वेट, यहाँ पे फिर FI नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ठीक है, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। FI क्या क्या दिया गया है 2, 3, 8, 6, 6, 3 एंड 2। CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालना है, तो पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 में 3 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 8 प्लस करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 में 6 प्लस करो तो हो जाएगा 25, 25 में 3 प्लस करोगे तो 28, 28 में 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, यानी कि सिग्मा FI जो है वो कितना है हमारे पास 30 है। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल 30 आ गया। अब देखो जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड होगा मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो n/2, तो टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 30 है ना, तो 30 को जो है वो 2 से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 30 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, और जो मीडियन क्लास है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे जो 15 है वो कहाँ पे जो है वो मतलब कि लाई करेगा, तो देखो हमने उससे बड़ा नंबर देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 55 to 60 जो है वो उसका क्लास इंटरवल हो जाएगा, या मीडियन क्लास कह सकते हो। ठीक है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मीडियन क्लास जो है वो हमारे पास 55 to 60 है मीडियन क्लास। इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट छोटा नंबर क्या है इसमें 55 है। ठीक है, जो H है तो वो आपने माइनस करना होता है, 60 में से 55 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 60 माइनस 55 जो है वो 5 हो जाएगा। CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल जो है वो कितनी है, तो वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसके ऊपर वाला नंबर देखते हैं। ठीक है, जो हमने टेबल सेलेक्ट किया उसके ऊपर वाला नंबर, तो वो कितना है 13 है। ठीक है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, इसकी जो टेबल हमने सेलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो वो 6 है, तो वो सब वैल्यू पुट कर देनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो L है हमारे पास वो क्या है 55 है। ठीक है, 55, उसके बाद उसमें n/2, तो n हमने क्या फाइंड आउट किया था 15, उसमें से CF माइनस करना है, तो CF क्या है 13 है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 6 है, और H जो है वो क्या है 5 है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे 55 आ गया, 15 में से 13 माइनस किया तो 2/6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, कटिंग कर दो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसकी अगेन कटिंग कर दो तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 नहीं होगा, 3 6 जा 18, फिर 1.66 करके कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है जब आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 55 + 1 56 हो जाएगा, 56.66 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.66 करके कंटिन्यू होगा तो हम इसको एक नंबर आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56.67। तो मीडियन जो है वो कितना आ गया हमारे पास 56.67। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।